बलून बैंस। अरे मिट्ठू, तुम क्यों आ गए? वो आदमी अभी भी कमरे में ही सो रहा है। तभी उस आदमी की आँख खुली। अरे ये किसकी आवाज है? मिट्ठू, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तुमको बस ये बताने आया हूँ कि तुम दोनों की 20-20 भाई बहन तुमको बहुत याद कर रहे हैं। वो सभी गुफा के अंदर बंद है और लगातार रो रहे हैं। उनसे कहना कि हम कभी वापस उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। चतुर मिट्ठू और लालची इंसान। शाम के समय सभी पक्षी एक फुलवारी में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी शहर में रहने वाला गोल्डी बाज वहाँ आया। कैसे हो मेरे प्यारे गांव वालों? लगता है शहर में रहकर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो। हाँ और क्या, शहर में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और तुम ये जो दाना ढूंढते फिरते हो ना, शहर में खाना नहीं ढूंढना पड़ता। वहाँ तो मुझे मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए आसानी से मिल जाते हैं। और तुम जैसे छोटे पक्षियों के लिए इंसान अपने घर की छतों पर दाना पानी सुबह ही रख देते हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हो गोल्डी। मेहनत करके खाना तलाश करना ही हमारी जीवन शैली है। उसने आलस नहीं करना चाहिए। और शहर में ये शांति और हरियाली बिल्कुल नहीं होती। अरे जब खाना ही टाइम पर नहीं जुटा पा रहे तो हरियाली का क्या अचार डालोगे? इस पर सभी चुप रहे और गोल्डी बाज बोला, चलो अब मैं चलता हूँ। अगर तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो अभी बता दे। तभी बुलबुल बोली, गोल्डी अंकल, मैं और तीनों चिड़िया भी आपके साथ चल रहे हैं। ये सुनकर गोल्डी खुश हुआ। रिंकू चिड़ा, मिनकी बुलबुल, क्या तुम दोनों अपने बच्चों को मेरे साथ भेज रहे हो? हाँ, जब ये दोनों मन बना ही चुके हैं तो हम इनको नहीं रोक सकते। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। गोल्डी बाज ने सबसे विदा ली और बुलबुल और तीनों चिड़िया को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। मिट्ठू के दिमाग में भी अब कुछ चल रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुबह होने पर जब मैना माँ ने उससे सवाल किया तो वो बोला, मम्मी जी, आप पूरे दिन मेहनत करके खाना ढूंढ कर लाती हो और कभी कभी रात में आती हो। इससे अच्छा तो शहर की जिंदगी ही है ना। क्यों ना हम भी शहर चले? अब मैना को समझ में आ गया था कि मिट्ठू शहर जाने का इरादा कर चुका है। ठीक है बेटा, तुमको शहर जाना है तो जा सकते हो। ये सुनकर मिट्ठू खुशी से उछल पड़ा। ये बेटा, तुम मुझसे हफ्ते में एक बार मिलने जरूर आना, ठीक है? ठीक है मम्मी। ये कहकर मिट्ठू वहाँ से शहर की तरफ उड़ गया। वो बहुत खुश था और पूरी तेजी से उड़ रहा था। करीब 4 घंटे के सफर के बाद वो शहर पहुँच गया। गोल्डी अंकल ने तो कहा था कि शहरों में इंसान अपने घरों की छतों पर दाना पानी जरूर रखते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी छत पर कोई दाना पानी नहीं दिख रहा। मिट्ठू एक गली में पहुँचा जहाँ कचरा पड़ा था और कई डस्टबिन भी रखे हुए थे। छी, ये इंसान इतना कूड़ा कहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं? तभी एक डस्टबिन से गोल्डी बाज बाहर निकला। चलो, आज का तो खाना हो गया, कल का ऊपर वाला मालिक है। अरे गोल्डी अंकल, आप? मिट्ठू, तुम यहाँ शहर में? हाँ गोल्डी अंकल, आपकी बातों से प्रभावित होकर ही मैं यहाँ आया था, लेकिन आप तो खुद यहाँ कूड़ेदान से खाना बीन कर खा रहे हैं। क्या बताऊं मिट्ठू, मैंने वो सब बातें बस ढींगे मारने के लिए बोली थी, उसमें सच्चाई जरा भी नहीं थी। गोल्डी अंकल, तीनों चिड़िया और बुलबुल कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। अरे उनके बारे में तो क्या ही बताऊं, तुम मेरे साथ चलो, तुमको दिखा देता हूँ। गोल्डी बाज मिट्ठू को लेकर एक घर पर पहुंचा। उन्होंने एक खिड़की से देखा कि एक कमरे में 2 पिंजरे लटके हैं जिनमें बुलबुल और तीनों चिड़िया कैद हैं। अरे ये तो हमारी बुलबुल और तीनों चिड़िया है। तभी एक आदमी कमरे में आया जिसके कान पर मोबाइल लगा हुआ था। हेलो, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। तुमने जो 2-2 चिड़ियों की फोटो भेजी थी ना, उन्हीं की जैसे मुझे 20-20 चिड़िया और चाहिए, ठीक है? जब इंतजाम हो जाए तो बता देना। ठीक है, इंतजाम हो जाने पर मैं बता दूंगा। और हाँ सुनो, एक चिड़िया के मैं 2000 दूंगा
2001 चिड़िया के? इस हिसाब से तो 20 चिड़ियों के 40,000 बनेंगे। ये कहकर वो मोबाइल पर बात करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तभी मिट्ठू और बाज भी कमरे के अंदर घुस गए। अरे मिट्ठू, तुम यहाँ? हाँ, मैं भी शहर में रहने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? इन गोल्डी अंकल की बातों में आकर हम शहर आ गए। हमने इस घर की छत पर पानी और दाना रखा देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम जैसे ही उसे खाने के लिए गए तो हमारे ऊपर एक जाल आ गिरा। हम रात तक उसमें फंसे रहे और सुबह यह आदमी छत पर पहुंचा तो इसने हमें जाल से निकालकर पिंजरे में डाल दिया। मैं कब से इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश में हूँ, लेकिन ये मोटा सा ताला खुलता ही नहीं। ये शहर हमारे जंगल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माँ सही कहती थी, मेहनत करके खाने की आदत हो तो हमें किसी का डर नहीं होता। ये इंसान हमें क्या खाना देंगे? हाँ, सही कह रहे हो। मिट्ठू ने पिंजरे पर लगे ताले को देखा, कुछ सोचा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। रात के समय जब वो आदमी उसी कमरे में सो रहा था तो मिट्ठू अंदर पहुंचा। अरे मिट्ठू, तुम क्यों आ गए? वो आदमी अभी भी कमरे में ही सो रहा है, तुमको उठकर पकड़ लेगा। तभी उस आदमी की आंख खुली। अरे ये किसकी आवाज है? उसने देखा कि मिट्ठू चिड़ियों से कुछ बात कर रहा है। मिट्ठू, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तुमको बस ये बताने आया हूँ कि तुम दोनों की 20-20 भाई बहन तुमको बहुत याद कर रहे हैं। वो सभी गुफा के अंदर बंद है और लगातार रो रहे हैं। उनसे कहना कि हम कभी वापस उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब है उन्हीं के जैसे 20-20 बुलबुल और चिड़िया जंगल में एक गुफा के अंदर बंद है। उसने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई। सुबह सुबह वो तीनों चिड़िया और बुलबुल का पिंजरा उठाए जीप में बैठा और जंगल की तरफ चला गया। मिट्ठू और बाज भी अब उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। करीब 2 घंटे के बाद वो जंगल पहुंच गया। फिर उसने सोचा, अब मैं उन्हें आजाद कर देता हूँ। ये दोनों आजाद होते ही अपने भाई बहनों से मिलने के लिए उसी गुफा में जाएंगे जिसके बारे में मिट्ठू बात कर रहा था। उसके बाद मैं उस गुफा के अंदर जाकर उन सभी को पकड़ लूंगा। ये सोचकर उस आदमी ने उन दोनों को आजाद कर दिया। वो खुशी से पिंजरे से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। वो आदमी भी जल्दी से जीप में बैठकर उनका पीछा करने लगा। वो दोनों एक गुफा के अंदर घुस गए और उनके पीछे पीछे वो भी गुफा के अंदर घुस गया। वहाँ सामने शेर खान खड़ा हुआ था और सभी पक्षी और जानवर भी मौजूद थे। अरे बाप रे, एक शेर! तभी बाज और मिट्ठू भी वहाँ आ पहुँचे। ये सब तुमको फंसाने के लिए हमारी चाल थी। बुलबुल और टीनू के कोई भी 20 भाई बहन नहीं है। हम चाहते थे कि तुम अपने आप इन दोनों को आजाद कर दो, इसलिए मैंने इनके साथ मिलकर ये योजना पहले ही बना ली थी। और उस रात तुम्हारी मौजूदगी में हमने जो भी बात की थी वो जानबूझकर तुमको सुनाई थी, और इस तरह तुम खुद ही हमें यहाँ तक छोड़ने आए। अरे बाप रे, छुटकू पंछियों में इतना दिमाग! तीनों चिड़िया और बुलबुल अपने अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। वहीं मिट्ठू ने भी अपनी माँ से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा इसी जंगल में आपके साथ रहूंगा, क्योंकि शहरों से प्यारा है हमारा जंगल। अब तुम जाते हो या नहीं? बचाओ! उसके इतना कहते ही उस आदमी ने गाड़ी घुमाई और वहाँ से भाग निकला। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है। इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है?
पिंक फॉरेस्ट जंगल में सर्दी की शुरुआत हुई थी। बदलते मौसम के साथ हल्का फुल्का स्नोफॉल शुरू हो गया था। शाम तक ये सभी बर्फ में मजे करते रहे और अपने अपने घरों को जाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब टीनू चिड़िया सोकर उठी तो उसने कुछ अजीब देखा। अरे, मेरा पेड़ एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पत्ते तो इस तरह झड़ रहे हैं जैसे कि पतझड़ लग गया हो। तभी सामने वाले पेड़ से सोनू कबूतर बोला, अरे बाप रे, मेरा ये पेड़ तो पूरी तरह खाली हो गया। मेरे घोंसले में भी बर्फ भर गई है। ये दोनों अब आसपास घूमने निकले तो पाया पूरे जंगल का यही हाल था। सभी पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं और पक्षियों पर मुसीबत आ गई है। इसके साथ ही जमीन पर पत्तों के बिखरने से अब जानवरों को भी परेशानी हो रही थी। ये सभी एक जगह जमा हुए और चर्चा करने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ने की वजह से बर्फ सीधा हमारे घोंसलों में गिर रही है। पूरी सर्दी भला हम कैसे जिंदा रहेंगे? वाकई में सर्दी के मौसम में पतझड़ का लग जाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। उसी टाइम उन्होंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ बहता हुआ आ रहा है। वो क्या है? ये सुनकर सभी किनारे पर पहुंचे तो पाया कि वो एक घोंसला है जिसके अंदर एक छोटी सी नवजात मैना बैठी सो रही है। मोंटू बंदर ने उस घोंसले को उठाकर जमीन पर रखा और सभी उसे देखने लगे। ओह, ये मैना तो कितनी प्यारी है। इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुली। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी जन्म लेकर आई है, लेकिन इसकी माँ कहाँ पर है? इसकी चोंच तो सोने के जैसी चमक रही है। ऐसी चोंच मैंने पहले कभी किसी पंछी की नहीं देखी। इन सभी को उस बच्ची की चिंता होने लगी। सभी पक्षियों ने बर्फबारी से बचने के लिए अपने घोंसलों को गुफाओं के अंदर बना लिया था। इसलिए उसके घोंसले को भी उन्होंने लोमड़ी की गुफा के मुंह पर ही रख दिया। उसी गुफा के अंदर कबूतर और टीनू ने भी घोंसले बना लिए थे और उसकी देखभाल में लग गए थे। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो सबको टुकुर टुकुर देखने लगा। ओह, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए? हाँ, हम ही इसका नाम रख देते हैं। चिंकी ठीक रहेगा, है ना? हाँ, चिंकी अच्छा नाम है। कुछ ही दिनों में चिंकी बोलना और उड़ना भी सीख गई। चिंकी, अगर हमारे जंगल के पेड़ ठीक होते तो हम तुमको नया घोंसला बना कर देते। नहीं लोमड़ी मौसी, आप सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वही बहुत है। मुझे मेरी माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तभी चिंकी ने देखा कि कटफोड़वा एक पेड़ पर अपनी चोंच मार रहा था। अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने में बहुत मजा आता है चिंकी, चाहो तो तुम भी कर सकती हो। ये सुनकर चिंकी भी उस पेड़ पर गई और चोंच मारने लगी। उसके चोंच मारते ही वो और ज्यादा चमक उठी और वो पेड़ हरा भरा हो गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी लोमड़ी ने कहा, लगता है चिंकी की चोंच जादुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंकी, तुम्हारी चोंच में जादू है। इसके केवल स्पर्श से ही सूखे पेड़ कितनी जल्दी हरे भरे हो गए। मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मैं आप लोगों के काम आ सकती हूँ। आप लोग देखना, मैं कुछ ही दिनों में इस पूरे जंगल को हरा भरा कर दूंगी। चिंकी पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गई, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे सभी पेड़ों को अपनी चोंच से छूकर उनको ठीक करती जा रही थी। तकरीबन 14 दिनों के अंदर उसका पूरा जंगल अब पहले जैसा हरा भरा हो गया था। सभी पक्षियों ने अपने घोंसलों को फिर से पेड़ों पर रखवाया और अब सभी सुकून से रहने लगे। कुछ दिन बाद एक मैना जंगल में आई। तुम यहाँ हो? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे, कौन हो तुम? मैं चिंकी की माँ हूँ।
ग्रीनलैंड जंगल में रहती हूँ। इसके जन्म के बाद मैं तालाब पर पानी पीने गई थी। इतने में न जाने कौन इसे उठा ले गया। जब मैं वापस पहुंची तो मेरा घोंसला खाली था। मैना माँ की आंसू देखकर सभी का दिल पिघल गया। क्या मैं मेरे बच्चे को ले जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिंकी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, तुम फिक्र मत करो। हम में से कोई न कोई रोजाना तुमसे मिलने आया करेगा, लेकिन अपनी माँ को अब और अपने से जुदा मत रखो। ये सुनकर चिंकी चुप हो गई और सबसे विदा लेकर अपनी माँ के साथ वहाँ से निकल गई। सभी जानवर चिंकी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कौन सी गलती? मैना ने कहा कि कोई चिंकी को घोंसले से उठाकर ले गया था, लेकिन चिंकी तो हमें घोंसले समेत मिली थी। फिर उसकी बात सच कैसे हो सकती है? ये सुनकर अब सभी जानवर परेशान हो उठे। आपस में मशवरा कर लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर तीनों ग्रीनलैंड जंगल की तरफ निकल गए। इनको रास्ते में ही चिंकी और मैना मिल गए। उन्होंने इनको रोक लिया। रुक जाओ। अरे आप लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमें पता चल चुका है कि तुम चिंकी की माँ नहीं हो। अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और चिंकी को कहाँ ले जा रही हो? हमारे जंगल ग्रीनलैंड के पंछियों पर कई साल से एक बाज राज करता है। वो हम पर जुल्म करता है और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे जंगल में एक बूढ़े उल्लू दादा भी रहते थे। मरते समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में सुनहरी चोंच वाली एक मैना पैदा होगी और वही उस बाज को मारकर हमें उसकी गुलामी से आजाद कराएगी। लेकिन ये बात किसी तरह से बाज को पता चल गई। उसने सभी नवजात बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसको पैदा होते ही मार देगा। इसलिए जब चिंकी पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसको घोंसले समेत पानी में बहा दिया था। उसके बाद से ही बाज ने चिंकी की माँ को कैद कर रखा है। अब उसने मेरी माँ को भी कैद कर लिया है और मुझे चिंकी को ढूंढने का काम दिया। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने चिंकी की माँ बनने का नाटक किया और इसको लेकर अपने साथ चली आई। ये सुनकर सभी को बड़ी हैरानी हुई और लोमड़ी किसी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद उस मैना के साथ वो बाज के पास पहुंची। बाज महाराज, मैं चिंकी को ले आई हूँ। आहा, तो ये है वो सुनहरी चोंच वाली मैना। एक पिंजरे के अंदर एक लाल और एक हरी मैना कैद थीं। उनके पास ही लकड़ियां जल रही थीं। चिंकी बेटा, तुम भाग जाओ वरना ये तुमको मार देगा। चिंकी, जल्दी से इस जलती आग में कूद जाओ, वरना तुम्हारी माँ को मैं जान से मार दूंगा। ये सुनकर चिंकी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। चिंकी की माँ रोते हुए उसको वहां से जाने को कह रही थी। तभी लोमड़ी, हिरन और मोंटू बंदर सामने आ गए। रुक जाओ चिंकी। बंदर ने जल्दी से पिंजरा खोलकर दोनों मैनाओं को आजाद कर दिया। नहीं, चिंकी, अब डरो नहीं और जल्दी से इस बाज पर अपनी चोंच से हमला करो। दूर रहना मुझसे, दूर रहो। ये सुनकर चिंकी ने हिम्मत की और बाज को जाकर एक चोंच मारी। उसकी चोंच लगते ही बाज जमीन पर आ गिरा और एक तेज चीख के साथ चिंकी बेटा। चिंकी की माँ उससे लिपट कर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसके बाद चिंकी की माँ और चिंकी सभी के साथ जंगल वापस आए और आराम से रहने लगे। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं, मेरा बच्चा। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगलवासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया
ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा। वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये। बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते।
सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुंचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।